हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज जो कि नवंबर फर्स्ट वीक से रिलेटेड है। आइए पढ़ते हैं उन्हें। द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स whose birthday is on 15 November, who is referred as Bhagwan by tribal communities across the country. 15 नवंबर को ये डिक्लेयर किया गया है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और इस दिन कौन से फ्रीडम फाइटर का बर्थडे है। ऑप्शन है आपके पास अलूरी सीताराम राजू, बिरसा मुंडा, नारायण सिंह या फिर तिलका मांझी। तो इसका जो सही जवाब है वो है बिरसा मुंडा। ठीक है। और उन्होंने उलगुलन नाम का रिवोल्ट किया था। कब किया था? 1899 से 1900। ये टाइम था जब ये रिवोल्ट हुआ था। क्वेश्चन है द 10% EWS quota was introduced under which Constitution Amendment Act 2019 by amending Articles 15 and 16। तो 10% EWS कोटा जो कि आप रिसेंटली हमेशा आप न्यूज में रहता है ये, तो आपको पता ही होगा। तो ये कौन सा अमेंडमेंट से लाया गया था? तो इसका जो आंसर है वो है 103rd। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर द मनरेगा वॉज लॉन्च्ड। ऑप्शन है आपके पास 1982, 1990, 2002 या फिर 2005। तो मनरेगा जो एक्ट से पास हुआ था वो पास हुआ था 2005 में। तो इसका आंसर है डी 2005। फोर्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 15 अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो which city is awarded for best public transport system for its city bus service। तो 15th अर्बन मोबिलिटी इंडिया का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इस साल वो हुआ था कोच्चि में, जो कि केरला स्टेट में है। और जो थीम रखा गया था वो था फ्यूचर मोबिलिटी, सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड एफिशिएंट। और कौन सी सिटी को अवार्ड किया गया है द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम? तो ये है आंसर नवी मुंबई। क्वेश्चन है who rose to become the United Nations Resident Coordinator for China is currently leading the UN and its 26 agencies in China। तो आपके ऑप्शंस है सिद्धार्थ चैटर्जी, एंटोनियो ग्यूट्री, रुचिरा कंबोज एंड टीएस मूर्ति। तो इसका जो सही जवाब है वो है सिद्धार्थ चैटर्जी। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स often in the news is an international humanitarian medical NGO। its headquarter is in। हमेशा आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में बात किया जाता है। ठीक है। तो ये एक एनजीओ है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है वो है जिनेवा। और आपको पता होगा कि जिनेवा कहाँ है? जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। Recently, Elon Musk owned SpaceX launched which rocket into a geosynchronous Earth orbit from NASA Kennedy Space Center in Florida, US। तो हाल फिलहाल में किस रॉकेट को SpaceX ने लॉन्च किया है? उसका आंसर है फैल्कन हेवी रॉकेट। और SpaceX ये क्लेम करता है कि फैल्कन हेवी रॉकेट जो है वो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है पूरे वर्ल्ड में with a lifting capacity of around 64 metric tons into orbit। तो इसका जो सही जवाब है ये है फैल्कन हेवी रॉकेट। एट्थ क्वेश्चन है थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन। इंडिया में ट्राइबल डांस फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज हो रहा है और तीसरा है ये। तो ये कहाँ इस बार कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो है रायपुर। रायपुर कौन से स्टेट की राजधानी है आपको पता होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट दिया है जिसमें कि कुछ ट्राइबल या फोक डांस ऑफ इंडिया है
और उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स के साथ। तो जस्ट आप एक बार देख सकते हैं कि फुगड़ी जो डांस है वो गोवा का है, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है। ये एक जस्ट ब्रीफ है कि आपको अगर तुरंत देखना है तो आप साथ साथ में देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से द गवर्नर विल नॉर्मली बी एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन दोज फंक्शन विच रिक्वायर हिज डिस्क्रिशन। कौन से आर्टिकल में कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि गवर्नर ज्यादातर जो एडवाइस या एडेड होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या सीएम से एडेड होते हैं, और कुछ पावर जो है गवर्नर के वो उनके डिस्क्रिशनरी पावर है, वो उनमें वो उसमें वो उनका खुद का एक एडवांटेज है, वो उनका खुद का पावर है। उसके अलावा जो भी डिसीजन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेना पड़ता है। तो कहाँ पे ये बात किया जाएगा? अगर आप अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि हर स्टेट की गवर्नमेंट को, बहुत सारे स्टेट्स हैं वहाँ पे जो कि उसको अपने गवर्नर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि केरला में अभी हो रहा था, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में होता रहता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के बीच में। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि आप गवर्नर को एडवाइस या फिर एड लेना पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 163। 10th क्वेश्चन है, चाइना हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू इंक्रीज द ग्लोबल रीच ऑफ इट्स होम ग्रोन satellite navigation system, which is promoted as an alternative to America's global positioning system. आपको पता है अमेरिका का जीपीएस है जो हम भी यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो चाइना ने अपना खुद का बनाया है सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, और उसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपके पास, नाविक, गैलीलियो, ग्लोनास या फिर बाइडो। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है बाइडो। ब्लाइडो बाइडो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है चाइना का खुद का। ठीक, तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक ब्रीफ दिया है यहाँ पे कि रीजनल नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम कौन कौन से देश के पास है और ग्लोबल किस देश के पास है। तो रीजनल है, इंडिया के पास है अपना खुद का नाविक, और जापान के पास है QZSS, और अमेरिका के पास है जीपीएस, यूरोपियन यूनियन के पास है गैलीलियो, रशिया के पास है ग्लोनास, और चाइना के पास है बाइडो। ठीक है, तो ये जस्ट अगर आपने एक बार भी इसको पढ़ लिया और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका छूट ही नहीं सकता है, आप वो अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे। 11th क्वेश्चन है, एडेप्शन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, adaptation gap report is published by वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर यूएनईपी, जिसको कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करती है ये। 12th है क्वेश्चन, विच इंडियाज पिलग्रिमेज सेंटर aims to become a net zero carbon emission tourist destination by 2041 by switching the electric vehicles for public transport and ban on tourist vehicles। तो क्या होता है कि कौन से धार्मिक स्थल है इंडिया में जो ये कह रही है कि वो 2041 तक जीरो कार्बन एमिशन करेगी, और जितने भी वो स्विच करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर टूरिस्ट व्हीकल के लिए, सब चीज़ों के लिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करेगी। तो कौन सा ऐसा जगह है, धार्मिक स्थल है इंडिया में? ऑप्शन है रामेश्वरम, द्वारका, मथुरा, वृंदावन या फिर पुरी। तो इसका सही जवाब है मथुरा वृंदावन। ठीक है, 13th क्वेश्चन है, कुमार संभवम इज एन एपिक पोएम बाय, कुमार संभवम एक एपिक पोएम है, किसने लिखी है इसको? कबीर ने, गालिब ने, कालिदास ने या फिर मीराबाई ने? साथ में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें कि कालिदास का लिस्ट लिखा हुआ है। 1901 की कोई बुक है, उसका फर्स्ट पेज है शायद ये। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शकुंतला, विक्रमा उर्वशी, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संवरा, रघुवंशा। ये जो वर्क्स ऑफ कालिदास है, अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये उनके लिटरेरी वर्क्स है और आप बताइए कौन सा लिखा हुआ है कालिदास के थ्रू,
इन 6 में से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप इन 6 का नाम याद कर लीजिए और आंसर सही मार दीजिए कि कालिदास ने लिखा है कुमार संभवम। ठीक है, कुमार संभवम। 14 क्वेश्चन है, मैच द इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म्स विद द पीपल और प्लेस दे आर प्रैक्टिस्ड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स या आर्ट फॉर्म्स है और यहाँ पे वो पीपल या ट्राइब्स है जहाँ पे ये हो मतलब पेंटिंग्स हो की जाती है। तो यहाँ पे है बालादीव। इनका जो सही आंसर है वो है गोंड एंड प्रधान ट्राइब्स। ठीक है, तो ए यहाँ पे आ गया। और वर्ली पेंटिंग आपको पता है, ये जो नीचे जो फिगर इमेजेस दिया हुआ है ये वर्ली पेंटिंग की ही है और ये होती है प्रैक्टिस कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में होती है। हाँ। उसके बाद है मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की है। और माता नी पचेड़ी ये है गुजरात की आर्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा और आपको याद भी हो गया। अब चलिए आगे के क्वेश्चन में। 15 क्वेश्चन है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 23 नेशंस बॉर्डरिंग इंडियन ओशन। तो IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है, तो ये 23 नेशंस का कोलैबोरेशन है या ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका गठन कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये फॉर्मेशन कब हुआ था? तो हुआ था 1997 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉरिशियस में। ठीक है, तो हेडक्वार्टर आपको पता चल गया कहाँ है और कब फॉर्म हुआ था? 1997। 16 क्वेश्चन है, which country has maximum biosphere reserve? तो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इससे पता लगाना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग पता लगा लेंगे। इसके ऑप्शन है स्पेन, मैडागास्कर, यूएस या फिर ब्राजील। तो बहुत आप लोग भी जस्ट गेस कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको आता है तो ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है स्पेन। स्पेन में टोटल 53 अराउंड बायोस्फीयर रिजर्व्स है। 17 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से कौन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व मतलब मिलके कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या टाइगर रिजर्व्स मिलके अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व्स बनती है? तो इसका जो आंसर है वो है नैयर, पेपरा, शेनडर्नी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व। इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है, और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ तो कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे जो कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी में पूछा गया है, तो इससे आपका थोड़ा सा रिवीजन करना थोड़ा और आसान हो जाएगा। 18 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब है एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हमारा आंसर है कि हाँ ठीक है, इंडिया में एशियाटिक लायन मिलता है। कहाँ मिलता है, एक एग्जाम्पल दीजिए आप। गिर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। डबल हम्प कैमल क्या सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं? तो इसका ये गलत है, क्योंकि डबल हम्प जो है कैमल वो चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान मतलब सेंट्रल एशिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर गलत है। और तीसरा जो है, वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं वन हॉर्न राइनोसेरस की तो ये मेजोरिटी जो है वो इंडिया में कहाँ पाया जाता है? उसका आंसर है काजीरंगा जो कि असम में है। उसके अलावा ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सब जगह में भी पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर जो आपको पता चल गया कि क्या है, आंसर है आपका ए, सिर्फ वन। ठीक है, सिर्फ पहला वाला जो है वो सही है।
19th क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंप्राइजेस ऑफ विच कंट्रीज? जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका माना जाता है वो कौन कौन से कंट्रीज से कंप्राइजेस है? सबसे पहली चीज है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों माना जाता है? क्योंकि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल हॉर्न की जैसा दिखता है, एक सिंग, मतलब सिंग की तरह दिख रहा है, तो इसके लिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। तो कौन कौन सी कंट्री है तो आप देख सकते हैं इस इमेज में, एरिथ्रिया, इथोपिया, सोमालिया, डिजबाउती। ठीक है, तो इस आपका आंसर है, ये सारे ऑप्शंस आपके ए बी सी डी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्योंकि ये सभी सही है। 20th क्वेश्चन है, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया वे डिवाइडेड इन। अब आपको हमेशा से पता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, उनके ओपिनियन में, उनके जिस तरह से वो देश चलाते हैं, ये सब चीज़ों में उनमें बहुत डिफरेंसेस है। तो कब ये डिवाइड हुए थे, कब इनका डिवीजन हुआ था? तो इनका जो डिवीजन हुआ था वो हुआ था 1953 में। ठीक है। 21st क्वेश्चन है, रिमोट वोटिंग की बात की जा रही है अब। ठीक है, रिमोट वोटिंग इज अ मेथड ऑफ कास्टिंग वोट विच मे टेक प्लेस इन पर्सन समवेयर अदर देन एन असाइंड पोलिंग स्टेशन और एट अनदर टाइम, और votes may be sent by post or cast by an appointed proxy। ठीक है, तो अब इंडिया में आ रहा है कि रिमोट वोटिंग होनी चाहिए। अगर आप पोलिंग स्टेशन पे नहीं है या फिर आप कहीं गए हैं किसी काम से, क्या होता है कि जहाँ का हमारा वोटिंग कार्ड होता है हम वहीं पे वोट दे सकते हैं। इंडिया में आपका वोटिंग कार्ड उसी एरिया का बना होगा, वहीं पे कोई प्लेस होगा स्कूल या वहाँ पे आपका वहीं पे जाके आपको वोट देना होगा। लेकिन मान लीजिए आप काम के सिलसिले में या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आप कहीं और रहते हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की ये बात कर रही है कि हम अब रिमोट वोटिंग शुरू करनी चाहिए अपने देश में। तो काफ़ी लोग इस वजह से वोट देने से दे नहीं पाते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर पाते उस वजह से वो अब जहाँ का वोटिंग कार्ड है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे उस समय रह रहे हो। ठीक है, तो रिमोट वोटिंग की जब सुविधा आ जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है कि और भी परसेंटेज जो है इंडिया की पॉपुलेशन से वो वोटिंग कर सकेंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये लाने की कोशिश कर रही है, ऑन यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसमें ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी रूड़की। तो इसका जो सही जवाब है वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है। 22nd क्वेश्चन है, अ कोरोनल होल इज अ टेम्पररी रीजन ऑफ। ऑप्शंस आपको बताने हैं, इन द सोलर कोरोना वेयर द सन्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सटेंड्स इनटू इंटरप्लैनेटरी स्पेस एज एन ओपन फील्ड। तो कोरोनल होल के बारे में जब बात किया जाता है, जो आपको दिख रहा है इस इमेज में, ये सन की इमेज है जो नासा ने रिलीज की है। तो ये जो इमेजेस हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये कोरोनल होल है। तो वो कैसी जगह होती है? क्या वो रिलेटिवली कूल होती है या फिर लेस डेंस प्लाज्मा होता है, या फिर वो रिलेटिवली हॉट होती है और मोर डेंस प्लाज्मा होता है, या फिर मतलब आपको बताना है ये। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिलेटिवली कूल, और जितने भी सन के एरियाज है उससे वो रिलेटिवली कूल होगी और लेस डेंस प्लाज्मा होगा। तो आपको ये आंसर पता चल गया है। ठीक है, और 23rd क्वेश्चन है, 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है? अभी अभी हाल फिलहाल में 53rd टाइगर रिजर्व मिला है इंडिया को। तो ऑप्शन है आपके पास, रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, गिर नेशनल पार्क या फिर उरांग नेशनल पार्क। इसका जो सही जवाब है 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया का है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। 24th क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व है इज लोकेटेड इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट एट द ट्राई जंक्शन ऑफ थ्री स्टेट्स कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे कौन सा टाइगर रिजर्व है? और इसका जो आंसर है वो है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व इसका आंसर है। 25th क्वेश्चन के पास चलते हैं। IMT ट्राइलैट इज द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन। हाल ही में फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज किया गया है IMT तीन कंट्री के बीच में। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास, इंडिया, थाईलैंड या फिर मॉरिशियस, इंडिया, टर्की या फिर मालदीव्स, इंडिया, ताइवान या फिर म्यांमार, या फिर इंडिया, तंजानिया या फिर मोजाम्बिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में
IMT, IMT से आपको पता चल गया इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया, और ये है ट्राइलैट। ट्राइलैट 3 कंट्री के बीच में नेवल एक्सरसाइज है, ये ज़रूरी है। नेवल एक्सरसाइज, कभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होते हैं, कभी एयर पे एक्सरसाइज होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है वो नेवल एक्सरसाइज है। 26 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल and legislative assembly of state should be conducted on the basis of adult suffrage, that is citizens who are 18 years of age are entitled to vote। कौन सा आर्टिकल आपको ये कहता है कि अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर की है तो आप लोकसभा इलेक्शंस और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो कि है विधानसभा इलेक्शंस में आप वोट कर सकते हैं? कौन सा आर्टिकल आपको ये पावर देती है? तो ये आर्टिकल है 326 की। वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसमें मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। 27 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल एडेड 9th schedule to protect the land reforms and other laws included in it from judicial review। आर्टिकल 9th आर्टिकल में आपको पता है कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ लॉज है, तो कौन सा आर्टिकल ने 9th शेड्यूल में ये सब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो लॉज थे वो डाला गया है? किसने डाला है? कौन से आर्टिकल ने 9th शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज को उसमें डाल दिया है? तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 31B। 31B में उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स को ऐड किया है, ठीक है, किसमें? 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल को लाया ही बेसिकली मेरे हिसाब से, जहां तक मैंने पढ़ा है, 9th शेड्यूल को लाया ही इसलिए था कि लैंड रिफॉर्म्स को इनकॉर्पोरेट कर पाए उसमें, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, डैश एंड इन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग was banned for veterinary use by government of India in 2006. It was found to be the main cause of dramatic decline of the vulture population across Asia। इंडिया में या फिर एशिया में जो वल्चर है उसका पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो माना जाता है कि एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जो इसका रीजन है। और उसकी जो ऑप्शंस है आपके पास, एस्पिरिन, डिक्लोफेनेक, प्रेडिनिसोन या फिर आइबुप्रोफेन। तो इसका जो आंसर है डिक्लोफेनेक। मोस्टली क्या होता है ना, डिक्लोफेनेक वेटरनेरियन यूज करते हैं, काऊ, बफेलो, इस तरह के एनिमल्स को देने के लिए, ठीक। लेकिन उसके बाद जब वो जानवर या एनिमल जो भी है वो मर जाता है और उसके बाद जो उसके कैरकेसिस पे जो वल्चर अपना खाना, कैरकेसिस को अपना भोजन बनाती है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में डिक्लोफेनेक की मात्रा बढ़ती गई और वल्चर का पॉपुलेशन डिक्रीज होने लगा एशिया में। तो इसीलिए 2006 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब से बैन किया गया है, ये है 2006 में, ठीक है। 29 क्वेश्चन है, चाइना स्पेस स्टेशन इज नोन एज। चाइना का स्पेस स्टेशन को क्या नाम है? तियांगोंग, सैल्यूट वन, मीर या स्काई लैब? देखिए, एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, और एक चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाया है जिसका नाम है तियांगोंग। नाम से पता चल जाता है, लेकिन कई बार दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा नाम याद रखना ही बेहतर है। 30th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व या फिर एलिफेंट सेंचुरी जो बनाया गया इंडिया में वो कौन सा है, कहाँ पे है? नीलगिरी, सिंहभूम, काजीरंगा या फिर पेरियर? आपको पता है काजीरंगा में भी एलिफेंट पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो है सिंहभूम टाइगर रिजर्व। सिंहभूम सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व बनाया गया सबसे पहले, और वो बना कौन से स्टेट में है? जल्दी से गेस कीजिएगा आप लोग। वो है झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। तो इतने 30 क्वेश्चंस मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि इसको बनाने के लिए मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो 30 क्वेश्चन के आसपास मैं एमसीक्यूज रखूंगी हर वीक का, और 120 क्वेश्चन में आपका पूरा मंथ कवर हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ और वैलिड क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ेगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए
और अगर आपने नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आप ये रिलेट कर सकते हैं कि कितना सही क्वेश्चंस को चुना गया है, क्योंकि वो सब रिलेवेंट है फर्स्ट वीक से। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।